नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत कहता हूं। आज इम्पोर्टेंट क्लास है आपकी ग्रुप डी के लिए। जो आगामी परीक्षा है आपकी ग्रुप डी की, इसके लिए विशेष क्लास है। और एनटीपीसी जो आपकी आगामी परीक्षाएं, एनटीपीसी के पेपर आपके अप्रैल लास्ट तक या आपके मई में शुरू हो जाएंगे। और जो ग्रुप डी है इसकी जुलाई या जून में इसके पेपर की डेट आ चुकी है। जून में इसके प्रारंभ हो जाएंगे, तो अभी से इसकी तैयारी करनी होगी जोरों से। और इसमें अभी कोर्ट केस भी चल रहा है कि इसमें फैसला आईटीआई वालों का आता है या फिर 10 वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका 28 मार्च को इसकी सुनवाई है, तो इसको हमने वीडियो बना दिया है, उसको जरूर देखें। और एक क्लास है, इसको जरूर देखें। और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दिया करें और लाइक जरूर करें हमारे इस वीडियो को। आगे चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है। तो आपकी जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, तो इसमें कौन सी गैस अवशोषित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण किस गैस को अवशोषित करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। और इसमें छोड़ता कौन सी गैस है, तो इसमें ऑक्सीजन। इस गैस जो प्रकाश संश्लेषण होता है इसको छोड़ी जाती है। और ये पौधों के द्वारा होता है प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधों में, जहाँ पर हरी कोई भी चीज़ हो या सजीव जीव हो, जैसे पेड़ हो गया, पत्ते हो गए हरे, या हरी टहनी हो गई, तो वहाँ से भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक तेजी से होती है। तो ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होती है और इसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है पेड़ों द्वारा। और कार्बन डाइऑक्साइड को इसको अवशोषित कर लेते हैं पेड़, और कार्बन जो ऑक्सीजन है इसको रिलीज कर देते हैं। जिसके बाद इसमें जो जीव हैं, मनुष्य हो गए, जैसे गाय, बैल, भैंस या अन्य जीव हो गए, तो वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। और ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार के ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भर भर के। और ऑक्सीजन को, इसका सूत्र O2 होता है ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का N होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, हाइड्रोजन का H होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है जरूर। अगला क्वेश्चन आ जाता है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान इसमें कितना हो जाएगा, इसमें 7.4 इसमें पीएच मान हो जाएगा। जो रक्त का जो मनुष्य का रक्त होता है या जो मानव शरीर का रक्त होता है, क्योंकि अनेक अनेक जीव पाए जाते हैं, इनमें अलग अलग रक्त पाया जाता है अलग अलग शरीर में। किसी में लसीका की मात्रा अधिक होती है, किसी में लसीका कम मात्रा में पाया जाता है, किसी में हरा रक्त पाया जाता है। तो विभिन्न विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न रक्त की मात्रा और रक्त का प्रकार अलग अलग होता है। तो इसमें मानव शरीर का ये कई बार पूछा गया है, तो इसमें 7.4 हो जाएगा, ये रक्त का पीएच मान है। और यहाँ पर जो 7 एक उदासीन होता है, इस प्रकार से इसका एक रहता है कुछ जो इसमें माप रहता है। यहाँ पर 0 0 1 2 3 4 यहाँ 7 तक रहता है। फिर यहाँ पर 7 से 8 9 10 11 ये 14 तक रहता है, ये उदासीन होता है। इस 7 से कम जो अम्लीय होते हैं, और 7 के बाद ये क्षारीय होते हैं। तो इसका मानव शरीर का यहाँ पर कितना 7.4 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन सा हो जाएगा, ये 2.1 होता है, 0.1 होता है, अम्लीय होता है। इस तरफ बढ़ते जाएंगे तो अम्लीयता कमती जाएगी, और इस तरफ आप बढ़ते जाएंगे तो क्षारीयता आपकी बढ़ती जाएगी, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, न्यूटन का कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के रूप में जाना जाता है। तो आपका तीसरा नियम है, जो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के रूप में जाना जाता है। इसमें कहा गया है कि कोई वस्तु है जिस पर आप यहाँ पर बल लगाएंगे तो उतनी ही वस्तु आप पर बल लगाएगी। इसको आप ढकेलने के लिए बल लगाएंगे तो ये भी वस्तु आप पर उतना ही बल लगाएगी। तो इसको क्रिया प्रतिक्रिया के नियम कहते हैं। पहला नियम क्या है कि कोई वस्तु अगर गति अवस्था में है तो गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, या जो रुकी है तो रुकी ही रहेगी जब तक इस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। तो यही इसका पहला नियम है। दूसरे नियम में क्या है, इसमें एक बल लगता है और इसमें धीरे धीरे कोई चीज़ रुकती है, तो इसे दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का होता है कि जितने आप वस्तु पर बल लगाएंगे वस्तु भी आप पर उतना ही बल लगाएगी, ये ध्यान रखना है। ये तीसरा नियम है। और गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया था, ये भी न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण नियम सबसे एक
कमजोर बल एक कई बार पूछा गया ग्रुप डी परीक्षा में कि सबसे कमजोर बल कौन सा होता है, तो सबसे कमजोर बल होता है जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है, मतलब इसकी शक्ति बहुत कम होती है। जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, तो इसकी आपके क्षेत्र से बाहर निकल जाएंगे, इसके रडार से आप बाहर निकल जाएंगे तो आपका इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब इसके संपर्क में आएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल काम करने लगेगा। तो इसी प्रकार ये गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बहुत कम होती है। और सबसे ज़्यादा शक्ति कौन से आपके बल में होती है, तो जो आपका परमाणु बल होता है, जो परमाणु जो आपका नाभिकीय बल होता है, इसको क्या कहते हैं, नाभिकीय बल होता है। इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। तो इससे कम वाला हो गया और अधिक वाला हो गया, ये ध्यान रखना है। जहाँ कभी अपने नोट्स बना रहे हैं उसमें जरूर लिख लें। इसके बाद विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। विद्युत प्रतिरोध की बार बार पूछा गया है, इकाइयों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो विद्युत जो आपका प्रतिरोध है इसकी इकाई क्या हो जाएगी, तो ओम हो जाएगी। प्रतिरोध को किस में मापा जाता है, ओम में मापा जाता है, इसका मापक ओम हो जाएगा। जैसे ये तार है, इसमें तार में इसमें करंट बह रहा है, इसको हिंदी में क्या धारा बह रही है। तो धारा में जो रुकावट आती है, जैसे आपका प्रतिरोध ऐसे प्रकार से इसमें रुकावट आती है, तो ये रुकावट क्या है, प्रतिरोध। जैसे आपका एक यहाँ पर रोड डला है, इसमें थोड़े थोड़े ब्रेकर होते हैं, इसी प्रकार से आपकी धारा में भी जो प्रति रोकने का काम करता है, ब्रेकर क्या कहते हैं, गाड़ी को रोकने का काम कहते हैं या स्लो होने का काम कहते हैं। तो जैसे कोई तार है, इसमें प्रतिरोध होते हैं, तो वो भी इसको रोकने का काम कहते हैं, इसको स्लो कर देते हैं। यदि आपका तापमान बढ़ता है तो इसमें प्रतिरोध भी इसमें उच्च हो जाता है, ध्यान रखना है। और इसका ओम से नापा जाता है। वोल्ट से किसको, विभव को मापते हैं, विभवांतर या विभव को किससे नापते हैं, वोल्ट को। एम्पियर किसका है, धारा का। धारा का मापक क्या है, एम्पियर है। वाट किसका हो जाएगा, शक्ति का। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपकी प्रतिरोध इकाइयों से। इसके बाद पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। और D2O किसका होता है, आपको कमेंट में बताना है कि H2O आपका पानी का हो गया और D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड ये होता है, तो ये किसका होता है। इसके बाद CO2 किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा। NaCl ये साधारण नमक हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। NaCl किसका है, साधारण नमक हो जाएगा, ये कई बार पूछा गया है। सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। O2 ये ऑक्सीजन का है, O2 आपका ऑक्सीजन का है। और O3 किसका है, आपको कमेंट में बताना है, O3 किसका है, आपको ये कमेंट करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, जो आपकी यकृत हो जाएगी। यकृत आपका हो जाएगी सबसे बड़ी ग्रंथि। ये 1.5 किलो के आसपास का होता है, लगभग 1.5 किलो एक सामान्य मनुष्य में इसका आकार पाया जाता है। सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि है। और सबसे बड़ी आपकी जो हड्डी है क्या हो जाएगी, हड्डी आपकी फीमर हड्डी हो जाएगी, जो जांघ में पाई जाती है। यहाँ से आपकी जांघ है, यहाँ घुटने होते हैं, फिर यहाँ से तो जांघ की जो फीमर हड्डी है या इसको सबसे बड़ी पाई जाती है। और जो कान की हड्डी होती है इसको स्टेपिस कहते हैं। इसमें मेलियस, इनकस और स्टेपिस, कान में 3 हड्डी पाई जाती हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपिस, जिसमें स्टेपिस मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, तो ध्वनि की चाल है तो जो आपकी ठोस में सबसे अधिक होती है। यहीं अगर प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अलग होती है। ध्वनि की चाल निर्वात में बिल्कुल शून्य हो जाएगी। और ये ध्यान रखना है आपको, निर्वात में आपकी प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है और ठोस में ध्वनि की चाल, जैसे लोहा हो गया इसमें और ज़्यादा, या एल्यूमिनियम और इसमें ज़्यादा, जैसे पानी हो गया, फिर हवा हो गया और इसमें कम हो जाएगी। हवा में ध्वनि की चाल 333 किलोमीटर प्रति घंटा के प्रति सेकंड के हिसाब से होती है। इसमें वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में इसमें ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें एक और यहाँ पर दिया गया है हाइड्रोजन दिया गया है शायद। तो इसमें कौन सी हो जाएगी, इसमें सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल 78% कौन सी पाई जाती है, लगभग नाइट्रोजन 21%, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है
और आपकी तीसरे नंबर पर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% पाई जाती है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी। रतौंधी एक ऐसी बीमारी है, जब दिन होता है, जब सूर्य निकल आता है तो व्यक्ति को खूब अच्छा तरीके से दिखाई देता है। जैसे ही रात आ जाती है या शाम ढलने लगती है, उस व्यक्ति को कम दिखाई देने लगता है, बिल्कुल भी दिखाई देना बंद हो जाता है। फिर सुबह होगी और फिर सुबह से उसको सही दिखने लग जाएगा। इसकी विटामिन ए की कमी से होता है। इसको रेटिनॉल कहते हैं। इसकी वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन ए का रेटिनॉल हो जाएगा इसमें। और जैसे गाजर हो गया, गाजर में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। और गाजर हो गया, आंवला में विटामिन ए पाया जाता है। तो इसकी हरी सब्जियां हो गई, अंडा हो गया, इसको खाने से विटामिन जो रतौंधी है, विटामिन ए की कमी को पूर्ण किया जाता है। विटामिन बी का नाम क्या हो जाएगा? रासायनिक नाम थायमीन हो जाएगा। थायमीन हो जाएगा क्या? थायमीन। विटामिन सी का आपका क्या हो जाएगा? विटामिन सी का स्कारबिक एसिड हो जाएगा। स्कारबिक एसिड इस प्रकार से हो जाएगा। और विटामिन डी आपको कहाँ से मिलती है? सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी नहीं रहती, सूर्य रहती विटामिन अपने अंदर ही। लेकिन सूर्य के प्रकाश जो सुबह से जब सूर्य की किरणें निकलती हैं, लगभग 8:30 या 9 बजे तक सूर्य की धूप लेने से अपने ही अंदर से विटामिन डी निकलती है, वो अपन को ही प्राप्त होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो मैरी क्यूरी ने इसकी खोज की थी। रेडियोधर्मिता बहुत ये इसमें खोजा गया तथ्य है। मैडम क्यूरी द्वारा इसको की गई थी इनकी खोज। आइजैक न्यूटन ने 3 सिद्धांत दिए थे, गति के 3 सिद्धांत, और गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने यहाँ पर सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। ये ध्यान रखना किसका? सापेक्षता का सिद्धांत। E बराबर mc² हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी पेनिसिलिन की खोज की थी। इसको कवक के द्वारा प्राप्त किया जाता था, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है किस तत्व की कमी से एनीमिया रक्तकल्पता होता है? तो किस तत्व की कमी से? आयरन की कमी से रक्तकल्पता। रक्तकल्पता का मतलब होता है, एनीमिया का मतलब होता है रक्त की कमी। ठीक है, ये ज़्यादातर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं या उनमें इसकी कमी ज़्यादा पाई जाती है। आयरन की कमी, आयरन की कमी से रक्तकल्पता होती है। तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है ओजोन परत किससे हमारी रक्षा करती है? तो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। ग्रुप डी में हुबहू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये हमने 2018 में पेपर हुआ था ग्रुप डी का, वहाँ से ये क्वेश्चन लिए हैं। तो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है ओजोन परत। यहाँ पर जैसे पृथ्वी है, यहाँ पर क्षोभ मंडल है, यहाँ पर समताप मंडल है, यहाँ पर मध्य मंडल है, यहाँ पर आपका आयन मंडल होता है, और यहाँ पर बहिर्मंडल। इस प्रकार से तो जो आयन मंडल है, यहाँ पर आपकी ओजोन परत पाई जाती है। इसका सूत्र O3 होता है, हमने आपको पिछले बताया था कमेंट करने के लिए। और इसमें आपकी इसको आयन ओजोन मंडल भी इसको कहा जाता है, आयन मंडल। ये पृथ्वी है, तो यहाँ पर पढ़ते हैं तो ये आयन मंडल में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा डीएनए का। ठीक है, और आरएनए का क्या हो जाएगा? राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें डी हटा दिया जाएगा, तो यहाँ से राइबो न्यूक्लिक एसिड जो आरएनए का हो जाएगा, और डीएनए का डी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। जब कोई शिशु यहाँ पर रहता है, शिशु रहता है, तो उसकी 306 हड्डियां होती हैं। जब ये वयस्क हो जाता है, 5-6 साल का हो जाता है, उसके बाद ये आपकी 306 हड्डियां एक दूसरे में जुड़कर मात्र 206 हड्डियां यहाँ पर बन जाती हैं। तो अब मनुष्य में पूछे तो 206, अगर शिशु में पूछे तो आपकी 306 या 308 के आसपास हो जाती हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसमें जो मंगल ग्रह है, इसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जैसे आपका सूरज हो गया, सूरज यहाँ पर है, सबसे करीब उसके बुध है, फिर यहाँ पर शुक्र आ जाता है, फिर यहाँ पर पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी के बाद मंगल आ जाता है, मंगल के बाद बृहस्पति आ जाता है। मंगल और बृहस्पति के बीच यहाँ पर क्षुद्र तारे पाए जाते हैं। बृहस्पति के बाद शनि आ जाता है, फिर अरुण और वरुण। सबसे दूर कौन सा है? वरुण हो जाता है।
और बुध यहाँ पर आपका सूर्य के सबसे करीब होता है, लेकिन ये सबसे गर्म ग्रह नहीं होता क्योंकि इसका कोई वायुमंडल नहीं है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा? शुक्र हो जाएगा। इसको सुबह का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं क्योंकि शाम को ये चमकता दिखाई देता है पश्चिम दिशा में, आप देखेंगे तो। इसके बाद विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर हो जाएगा। वाट किसकी है? आपकी शक्ति की हो जाएगी। ओम किसकी है? प्रतिरोध की हो जाएगी। वोल्ट किसका है? विभवांतर का। ठीक है, विभव का या विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है? तो किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का बैटरियों में किया जाता है। जो आपकी प्राथमिक बैटरी हैं जिनका उपयोग एक बार करने के बाद दोबारा नहीं किया जाता है, इसको बदला जाता है, तो यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर भरा जाता है इनके, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा रहता है जो प्राथमिक बैटरी आती हैं। और इसमें एक लिथियम आयन बैटरी आती है, इसमें आपका लिथियम, उसमें कुछ नहीं भरा जाता है, इसमें दोबारा चार्ज किया जा सकता है, इनको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें भरा रहता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा किया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं। तो मानव शरीर में आपका जो फेफड़े, जो आपके गुर्दा है, जिसको इंग्लिश में क्या किडनी बोलते हैं, ठीक है, इसको ब्रक ब्रक भी कहते हैं या किडनी किडनी इनको बोला जाता है। तो ये शुद्ध कहते हैं, शुद्धिकरण कौन कहता है मानव रक्त का? तो गुर्दा कहते हैं। और जो ऑक्सीजन युक्त कौन सा कहते हैं? तो आपके फेफड़े कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेते हैं, और ऑक्सीजन युक्त कौन कहते हैं? जो फेफड़े हैं इनको कहते हैं। लेकिन जो कुछ शरीर में जो गंदगी होती है, जो कोई बीमारी है, या जैसे कोई पानी आ गया और इसमें पानी और रक्त को अलग करना है, तो इसका काम क्या है? गुर्दा का होता है। ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है आप लोगों को, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, हमने आपको बताया था। ठोस में सबसे अधिक ध्वनि की चाल हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन यहीं तक थे क्वेश्चन, इनको विस्तार अच्छे से पढ़ लें और नोट्स बना के जरूर लिख लें। हम कहें आपको 4 ही ऑप्शन हो सकता है, 4 ही ऑप्शन आपको बताए हैं जिससे आपको फ़ायदा हो, एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन मिल जाएं। और अगला वीडियो जल्दी ही लाएंगे, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।